हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नीट का 2020 का एग्ज़ाम पेपर फिजिक्स विषय में सॉल्व कराएंगे। यह पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो पेपर सॉल्व करते हैं तो वो इस बात का ध्यान नहीं दे पाते क्वेश्चन को कितनी लेंथ में सॉल्व करना है। समय के अभाव में क्वेश्चन काफ़ी छूट जाते हैं। हम आपको इस प्रकार के लहजे से क्वेश्चन कराएंगे कि जिससे आप समझ सकें कि क्वेश्चन को कितनी स्ट्रेंथ में कितने कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें और अन्य क्वेश्चनों को प्रॉपर टाइम मिल सके। तो हम आज आपको कराते हैं नीट का 2020 का पेपर सॉल्व। इसके माध्यम से आप सीख सकेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकें। इसके पहले आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप हमारे जो चैनल है उसका बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब भी करने से आप आगे वाले वीडियो को प्राप्त कर सकें। पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पहला है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर मॉडल जो है किन के लिए वैलिड नहीं है। तो आपको पता होगा बोहर का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लागू होता है। अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन एटम, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। सिंगली आयोनाइड हीलियम एटम, हीलियम को देखा जाए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात तो सही है, हीलियम 2 पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा आयोनाइड कर दिया है। अतः हम इसको क्या कहेंगे, 2 में 1 कम हो जाए। क्यों? हीलियम पे पॉइंटर लग गया है, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। अतः ये हीलियम आयोनाइड एटम भी सिंगली इलेक्ट्रॉन एटम है, इस पर लागू होगा। तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया ड्यूटोन एटम, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। चौथा ऑप्शन आप देखें सिंगली आयोनाइड नियोन एटम, सिंगली आयोनाइड नियोन में आएंगे। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। आयोनाइज कर भी दिया जाए, 1 चला जाए इलेक्ट्रॉन तब भी 9 रहेंगे, यानी इसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह क्या है, हमारा बोहर मॉडल को फॉलो नहीं कर पाता है। आता इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सिंगली आयोनाइड नियोन एटम। ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं आपका। क्वेश्चन कहता है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है तो आपको मालूम उसमें दोनों फील्ड की इंपोर्टेंसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने पूछा रेशियो कितना कंट्रीब्यूशन का, तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हाफ रेशियो होता है। बोथ आर हैव सेम कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड ईएम वेव, यानी इसका उत्तर आना चाहिए 1:1। इन्होंने ऑप्शन कौन कौन से दिए देखते हैं। C:1 पहला ऑप्शन है, दूसरा दिया 1:1, तीसरा ऑप्शन दिया है 1:C और चौथा ऑप्शन दिया 1:C²। तो आपको पता है इक्वल इक्वल है, हाफ ऑफ द इंटेंसिटी प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ ऑफ इंटेंसिटी प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ईएम वेव में दोनों फील्ड अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका ऑप्शन सही होगा 1:1। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आपसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात पूछी जाए तो मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में सी का जब डिवाइड किया जाता है तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो एम्पलीट्यूड है इस प्रकार का रेशियो होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बी नॉट अपॉन ई नॉट कितना होता है तो आप क्या लगाएंगे 1:C। यदि पूछा जाए ई नॉट अपॉन ई नॉट कितना होता है तो आप लगाएंगे C:1। लेकिन उन्होंने पूछा क्या इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है तो आप लगाएंगे 1:1। यदि पूछा जाए इंटेंसिटी में कितना सपोर्ट होता है तो क्या लगाएंगे 1:C B/E के लिए, और C:1 लगाएंगे E/B के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। ब्रूस्टर एंगल IB फॉर द इंटरफेरेंस शुड बी, माने ब्रूस्टर एंगल की रेंज पूछी जा रही, कितनी रेंज में होगा। तो आपको मालूम कि ब्रूस्टर लॉ ने ब्रूस्टर लॉ दिया है μ = 10IB, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसके अलावा इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 10IB। हमारे क्वेश्चन में IB कहा गया तो हम IB से बात करेंगे। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम सबसे कम एयर का होता है 1, नियरली 1 होता है, और सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, इनफिनिटी। म्यू की वैल्यू पुट अप कर दे, म्यू कितना होता है 10IB, और ये कितना इनफिनिटी। यदि इसका इनवर्स ले लिया जाए
तो tan इनवर्स 1 IB tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan में 1 मान कितने का होता है 45 का IB। tan में इन्फिनिटी मान कितने का होता है 90 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं ब्रूस्टर एंगल की रेंज कितनी होती है 45 से ज्यादा 90 से कम। ऑप्शन उन्होंने 4 दिए 0 लेस देन IB लेस 30 रॉन्ग होगा। सेकंड दिया 30 लेस देन IB लेस 45 ये भी रॉन्ग होगा। तीसरा दिया 45 लेस देन IB लेस देन 90 ये सही लग रहा है। चौथा IB को 90 का वो तो संभव होगा ही नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 के पास्कल मान किलो पास्कल एंड टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स डेंसिटी। हमें इसकी डेंसिटी पता करनी है। तो देखो पहली बात कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस है। ये जो हाइड्रोजन गैस है कौन से लॉ को फॉलो करेगी आपको मालूम है आइडियल गैस हैगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है। आपको मालूम होगा पीवी बराबर होता है RT 1 मोल के लिए। हमें ये भी पता है रो क्या होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि हमें डेंसिटी पूछी जा रही मैंने वैल्यू लगा दी किसकी V की m अपॉन रो इक्वल RT। तो आप देख सकते हैं हम कह सकते हैं रो निकालना जा रहे हैं तो PM ऊपर रहेगा RT नीचे लगा देंगे। ओके राइट। हमें P क्वेश्चन दे रहा है कितना दिया 249 किलो पास्कल। इसको सही कर लेते हैं तो 249 किलो है तो 10 टू दी पावर 3 लगेगा। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और आप देख सकते हैं m हाइड्रोजन गैस का कितना होता है मास 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना -3 kg और T 27 डिग्री सेंटी। क्वेश्चन दे रहा है 27 दिया है इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में 300 के होगा। R क्वेश्चन में दिया आप चेक कर लें 8.3 दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम इनकी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप रो बराबर देखें कितना P का मान कितना है 249 इंटू 10 टू दी पावर 3 और M कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन R का मान कितना 8.3 और T का मान कितना निकाले 300 के। इनको बेटा डिवाइड करेंगे आपका उत्तर आएगा लगभग 0.2 बिंदी से बिंदी कैंसिल हो जाएंगे लगभग 0.2 उत्तर आएगा कितना kg पर मीटर क्यूब। मैं ऑप्शन पढ़ के देखता हूं ये आपका ऑप्शन आएगा इसमें सेकंड। पहला 0.5 है नहीं 0.2 दिया हुआ सेकंड का उत्तर सही होगा। उत्तर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। माने हमें स्मॉल एंगल दे रहा है ये इसका विषय था स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म A दिया जा रहा है एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। और जो निकलती है वो नॉर्मली निकल के जा रही है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल प्रिज्म इज म्यू देन एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली इक्वल टू कितना होगा। पहली बात तो आपको इतना आना चाहिए प्रिज्म के कंसेप्ट में देखोगे तो ये प्रिज्म बना दी जाए मान लो उसका नाम ABC रख दिया जाए तो ये लाइट रे आएगी सरफेस मिलेगा यहाँ मुड़ जाएगी फिर नॉर्मल से यहाँ हट जाएगी। यदि इसको आगे तक बढ़ाया जाए और इसको पीछे में लाया जाए तो आपको मालूम है ये वाला एंगल क्या होता है I ये कौन सा होता है E और इन एंगलों को बोलते हैं R1 और R2। इन्होंने कहा है नॉर्मली निकल के जाती E कितना है सरफेस के साथ 0 बना रहा है और इसके अलावा जो R2 है वो भी 0 होगा बनेगा उसके साथ ही। दूसरी बात अब बचे दोनों एक का नाम I और एक का नाम R1 इनमें रिलेशन हमें चाहिए। हम देखते हैं कितना होगा मुझे बताइए आपने पढ़ा हो कंसेप्ट को होगा तो A बराबर एक कंसेप्ट होता है R1 प्लस R2 प्रिज्म के बाद एक R2 कितना है 0 A बराबर कितना आएगा R1 प्लस 0। R1 को उन्होंने क्वेश्चन में R नाम दे दिया है तो हम भी इसको R नाम दे देते हैं ठीक है ना। अब आते हैं स्नेल के लॉ पर म्यू बराबर क्या होता है sin I अपॉन sin R।
हमें म्यू दिया गया है, साइन आई लिखा, R1 को R नाम दे दिया हमने, R का नाम कितना है A। इन्हें क्वेश्चन में आपसे बोला है स्मॉल एंगल, यदि एंगल बहुत छोटा सा छोड़ सकते हैं तो म्यू बराबर कितना होगा आई अपॉन ए, यानी आई को हम क्या बोलेंगे ए इंटू। आपका आंसर कितना आएगा आई इक्वल ए म्यू। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं ए अपॉन 2 म्यू रॉन्ग, 2 ए अपॉन म्यू ये भी रॉन्ग, म्यू इंटू ए ये तो सही आ रहा है। इसका उत्तर सही आएगा कौन सा, सी करेक्ट आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो एक और दिया उन्होंने, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दो सिलेंडर है, ए बी नाम है, इक्वल कैपेसिटी के, कनेक्टेड टू ईच अदर। वाई एक स्लोप कॉक, एक कॉक दी हुई है, इज कंटेन इन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। जो प्रेशर पर रखी हुई है बी कैसा पूरा इवैक्यूएटेड है, निर्वात है। कहता है द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, हीट क्या स्टॉप कर दी गई, नाइदर हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम नॉर हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम। यानी क्या, ना तो हीट का आ रहा है ना हीट जा रही है, एडिएबेटिक प्रोसेस है। उन्होंने पूछा है प्रोसेस कैसी है, हमें लग रहा है एडिएबेटिक। ऑप्शन सुनो, आई सिंबल नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन क्या है एडिएबेटिक, हमें लग रहा है यही होना चाहिए। आइसोकोरिक संभव ही नहीं है और आइसोबैरिक नॉट ए पॉसिबल, तो इसका उत्तर क्या आएगा, सीधा सीधा एडिएबेटिक। इसका ऑप्शन सही होगा करेक्ट 2। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज। मास दिया है, मास कितना दिया है, m बराबर 0.5 ग्राम, कन्वर्ट कर लें केजी में, आपको मालूम 10 टू दी पावर -3 केजी। इन्हें एनर्जी पूछी हमसे, एनर्जी क्या होती है, मास से एनर्जी बनाते हैं, आपको मालूम होगा आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वल रिलेशन होता है E इक्वल m इंटू सी स्क्वायर। यदि कन्वर्ट किया जाए मास का मान लगा दो 0.5 10 टू दी पावर -3, सी का मान कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मान लगा के देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू 5 करेंगे 4.5 सॉरी 9 5 या 45 होते, पॉइंट लगेगा माने 4.5 4.5 आएगा। और आप देख सकते हैं 10 टू दी पावर -3 और 8 दूनी 16, 16 में से 3 चले जाएंगे 13 बचेंगे। एनर्जी है जूल कहा जाएगा, इसका उत्तर आएगा 4.5 10 टू दी पावर 13 जूल। इसका ऑप्शन सही आएगा सेकेंड, 4.5 10 टू दी पावर 13 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा बॉडी वेट 72 न्यूटन सरफेस ऑफ द अर्थ। बॉडी का वेट दिया सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑन अर्थ, वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितना दिया है, इन्होंने दिया है 72 न्यूटन, 72 न्यूटन। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। माने यदि उसको हाइट कब ले जाए आधी रेडियस ऑफ अर्थ के, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप जानते हैं हाइट पर जब जाते हैं तो g बराबर g0, पीछे पढ़ चुके आप लोग 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये प्रिंसिपल चलता है। रियल में ये होता है gh बराबर आपने पढ़ा होगा gh अपॉन g0 कह सकते हैं r स्क्वायर अपॉन 1 नीचे कहते हैं r प्लस h का होल स्क्वायर। जब r को कॉमन से हटा देते तो ये बन जाते स्टेप। हम मान लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं gh बराबर g0 लिखा हुआ है। हाइट कितनी है r/2, कितनी है r/2। उन्होंने वेट पूछा है, वेट माने ग्रेविटेशनल फोर्स, m का मल्टीप्लाई कर दिया mg0 अपॉन आएगा 1 प्लस r से r कट जाएगा 1/2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो वेट ऑन सरफेस, सरफेस पर वेट कितना दिया 72 न्यूटन का। नीचे 1 में 1/2 जोड़ेंगे 3/2 आएंगे, स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा। 72 लिखा, 4 ऊपर नीचे 9, 9 8 72, 32 न्यूटन का
वेट लगेगा या ऑप्शन क्या दिए 48 न्यूटन रॉन्ग, 32 न्यूटन राइट, 30 न्यूटन रॉन्ग, 24 न्यूटन रॉन्ग। इसको उत्तर सही आएगा सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वह कौन सा सॉलिड है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन सुने, मेटल, सेकेंड इंसुलेटर ओनली, थर्ड सेमीकंडक्टर ओनली, फोर्थ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बोथ। अब ओनली लगा है मतलब केवल पे बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, जितने मेटल होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस उनका पॉजिटिव होगा। पहली बात तो याद रखो, मेटल का तो पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, नेगेटिव पूछा गया है। सेमीकंडक्टर की बात यही होती है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। यही वो कारण है कि जब उनको टेम्परेचर हीट किया जाता है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। लेकिन एक बात याद रखें, इंसुलेटर का जीरो होता है, प्योर इंसुलेटर। इन्होंने प्योर नहीं बोला है, इन्होंने नाम दिया इंसुलेटर, तो यहाँ पर प्योर नहीं है, केवल लिखा है इंसुलेटर। तो आपको बता दें हमारे यूनिवर्स में कोई प्योर तो है ही नहीं, यानी इंसुलेटर में बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो हल्की सी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी यहाँ दोनों ऑप्शन आएंगे, इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। जी हाँ, इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बोथ हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, the phase difference between displacement and acceleration of the particle in simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का क्या होता है फेज डिफरेंस। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप सभी जानते हो, कोई बॉडी यदि करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसका ये होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसका ये सॉल्यूशन निकाला जाता है, पढ़ी होगी 11th क्लास में, x बराबर होता है a sin ओमेगा t। इसका यदि डिफरेंशियल किए देते हैं तो a तो a है, साइन का क्या होता है cos ओमेगा t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ओमेगा फिर आएगा। हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या वेलोसिटी हो गई, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है एक्सीलरेशन, तो d2x/dt स्क्वायर फिर बात करेंगे तो इसका फिर होगा cos का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर होगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। लॉजिक देखें, a लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, साइन में माइनस लगा, इसको यदि हम ऐसा कर ले प्लस कॉस प्लस पाई, तो ये हमारा फेज देखा जाए इसमें कितने का अंतर आ रहा है, पाई का। यानी दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में देखा जाए कितना फेज डिफरेंस है, पाई का है। यानी दोनों क्या कर रहे हैं, पाई के डिफरेंस पर है। इसका उत्तर क्या आएगा, पाई रेडियन का अंतर आता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फेज डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना होगा, तो गौर से यहाँ देखिए, dx/dt एज इक्वल है ओमेगा, ये कॉस है, इसको साइन में चेंज कर लो, क्या आएगा 90 प्लस ओमेगा टी, कितने का अंतर आ गया, π/2। तो याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस होता है तो आप π/2 लगाएंगे। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है तो आप पाई लगाएंगे। ठीक है, कोई और डाउट यदि आपको बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं क्या क्वेश्चन में डाउट बनते हैं।